प्रणाम, मैं हूं हिमांशु द्विवेदी और स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश चर्चा में। चर्चा के तहत आजकल विषय ज्यादा कुछ रहता नहीं, एक ही विषय रहता है, राहुल गांधी। पूरा देश राहुल गांधी को लेकर जैसे चिंतित हो गया है। कांग्रेस भी चिंतित है, भाजपा भी चिंतित है, विपक्ष भी चिंतित है, नेता भी चिंतित है, अफसर भी चिंतित है, जनता भी चिंतित है, स्वयं राहुल गांधी भी चिंतित है। चिंतित इसलिए कि राहुल गांधी का होगा क्या। हमारा आज का विषय भी यही है, राहुल के वास्ते कांग्रेस किस रास्ते। राहुल गांधी इस समय देश की सियासत के मुख्य किरदार होने में सफल हो गए। बड़ी कोशिश की थी कांग्रेस पार्टी ने कि वो मुख्य किरदार बने, पर नरेंद्र मोदी की शख्सियत के आगे ऐसा बन नहीं पाता था। पर पिछले 2-3 हफ्ते के घटनाक्रम ने और भारतीय जनता पार्टी की कोशिशों ने राहुल गांधी को केंद्रीय भूमिका में ला दिया। राहुल गांधी पहले भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से अपने आप को देश की सियासत में प्रासंगिक कर पाने में सफल रहे। उसके बाद वह विदेश गए, विदेश में उन्होंने कुछ भाषण दिए। उन भाषणों के चलते भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस तरीके का बवाल काटा, राहुल गांधी केंद्र में आ गए। और उसके बाद सूरत की अदालत ने एक मसले पर उनको मानहानि के केस में जब 2 साल की सजा सुना दी और उसके चलते स्वयं उनकी लोकसभा की सदस्यता समाप्त हो गई, तब से तो मामला ही दूसरा हो गया। अब कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में यह समझना मुश्किल हो रहा है कि वह किस रास्ते पर जा रही है, इसीलिए हम ये कार्यक्रम कर रहे हैं। बताया जाता है कि जब निचली अदालत से कोई फैसला आता है और उसमें संबंधित पक्ष अगर संतुष्ट नहीं होता है, उसे लगता है कि फैसला सही नहीं है, तो वह उसके संदर्भ में ऊंची अदालत में अपील करता है। आज तकरीबन 9 दिन होने को है। राहुल गांधी के द्वारा इस मसले पर कहीं कोई अपील की गई है, ये जानकारी नहीं आई है। क्या राहुल गांधी ने इस फैसले को स्वीकार करने का मन बना लिया है, या कोई और अड़चन है? क्या फैसले में खामी नहीं दिख रही है? क्या फैसले में दोष नहीं दिख रहा है? या कुछ और आशंका है, डर है, भय है, जिसके चलते कानूनी रास्ते को अख्तियार करने में कांग्रेस और राहुल गांधी को समय लग रहा है? दूसरा जनता के संदर्भ में है। जय भारत सत्याग्रह का आह्वान कांग्रेस ने कर दिया है। पूरे देश में प्रेस कॉन्फ्रेंस अब जिला मुख्यालय पर 8 तारीख से, फिर 15 तारीख से, और कुल मिलाकर बताया गया है कि 30 अप्रैल तक जय भारत सत्याग्रह चलेगा और उसके बाद में नई कार्य योजना को घोषित किया जाएगा। तो क्या राहुल गांधी को लोकसभा की सदस्यता से खारिज किए जाने को कांग्रेस ने स्वीकार करने का मन बनाया है, जिसके चलते राहुल गांधी को अगर समय रहते उन्होंने अपील करके कोई राहत नहीं हासिल की, तो 1 महीने बाद अर्थात अब से 20 दिन बाद उन्हें जेल जाना पड़ेगा। 6 साल सजा काटने के बाद वह सदस्य नहीं रह पाएंगे किसी भी सदन के, क्योंकि वो चुनाव लड़ने के लिए योग्य नहीं रहेंगे। तो क्या 8 साल राहुल गांधी के बगैर जनप्रतिनिधि हुए गुजरवाने का मन राहुल गांधी और स्वयं कांग्रेस ने बना लिया? ये सवाल। तो इन सवालों पर आज हम बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर कांग्रेस और राहुल गांधी करना क्या चाह रहे हैं। और इस सबके बीच में एक सवाल इस बात को लेकर भी है कि कुछ विदेशी सरकारों के द्वारा इस मामले पर टिप्पणी की गई। दिग्विजय सिंह ने उसकी सराहना कर दी, भारतीय जनता पार्टी ने उसे भी लपक लिया, बोला बहुत बढ़िया, यही कराना चाहते थे आप देश में। उस पर भी बात करेंगे। तो हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए कई खास मेहमान मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय कराएं और सियासत में इस समय सरगर्मी का बने हुए विषय पर ही कुछ और विस्तार लेने की कोशिश करें। उससे पहले समय है आज के विचार सूत्र का। हमारा विचार सूत्र कमाल का है। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या तथ्यपरक बात कही थी तथ्य को लेकर। उन्होंने कहा था कि तथ्य तथ्य है और आपकी पसंद के कारण गायब नहीं होंगे। क्या कमाल की बात कही थी। तो राहुल गांधी के संदर्भ में भी तथ्य तो तथ्य ही रहेंगे। उन्होंने जो कुछ कहा वो क्या इतना आपत्तिजनक था जिसके चलते 2 साल का कारावास भुगतना पड़े? क्या इतना आपत्तिजनक था जिसके चलते उनकी सदस्यता रद्द हो जाए? ये सवाल है। इस सवाल का उत्तर वक्त के साथ मिलेगा, ऊंची अदालत से मिलेगा अगर राहुल गांधी ने अपील की, या जनता के स्तर पर कोई राहत मिलेगी, इसका उत्तर वक्त के साथ मिलेगा। पर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए 4 खास मेहमान मौजूद हैं। हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी, जो कांग्रेस पार्टी के रास्ते को लेकर बात कर रहे हैं, वो बताने के लिए हमारे साथ सुरेंद्र राजपूत जी राष्ट्रीय प्रवक्ता है कांग्रेस के। हमारे साथ मुकेश त्यागी जी, कांग्रेस किस रास्ते जा रही है इसकी सबसे ज्यादा चिंता भाजपा को होती है। भाजपा की चिंता इस समय क्या है जानेंगे हम मुकेश त्यागी जी से। हमारे साथ कपिल साखला जी है, खासतौर पर इस चर्चा में इसलिए जुड़े हैं कि अगर कानूनी रास्ते की बात की जाए तो क्या कानूनी रास्ते हैं, इस पर रोशनी कम से कम कपिल साखला दे सकते हैं। सुरेंद्र राजपूत जी की मदद हो जाएगी। और आखिरी में ऐसे नाजुक मसलों पर अपनी तल्ख टिप्पणी के लिए ख्याल श्रवणगर जी तो हैं। उन्हें न कांग्रेस के संदर्भ में कोई विषय है, न भाजपा के संदर्भ में विषय है, देश किस रास्ते पर है इसको लेकर श्रवण जी आजकल चिंतित रहते हैं। तो वो क्या सोच रहे हैं उसे जानेंगे। तो आप चारों का स्वागत है। चर्चा की शुरुआत सुरेंद्र राजपूत जी से ही करते हैं। सुरेंद्र जी से ही समझते हैं
किस रास्ते कांग्रेस? कानूनी रास्ते पर संभावना नहीं है इसलिए नहीं बढ़ रहे, या कोई और अड़चन है? या राहुल गांधी के संदर्भ में लग रहा है कि राहुल गांधी की शहादत शायद कांग्रेस के खोए हुए दिन वापस ला दे? इसलिए अगर एक राहुल गांधी 137 साल पुरानी पार्टी के दोबारा सूर्य उगने के संदर्भ में कारक हो सकता है, तो क्या बुराई है ऐसी कुर्बानी के संदर्भ में? क्या है सुरेंद्र राजपूत जी? हिमांशु भाई, आप इतना ज्यादा कह देते हैं, उसके बाद कहने के लिए कुछ ज्यादा बचता नहीं। आपके सवाल कहते हैं ना कि सतसैया के दोहरे जो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करें गंभीर। तो मसला आपका ऐसा ही है। तो कहते हैं, हम तो एक ही चीज कहते हैं जी कि भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जिस वक्त आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे, मुझे मालूम है इसमें श्रवण गर्ग जी कुछ आपत्ति भी करेंगे, उस वक्त एक बात कहते थे हम लोग कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, और देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, और वक्त आने पर बता देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। दो रास्ते बड़े साफ हैं। पहला रास्ता कानूनी है, वो हमारी लीगल टीम करेगी, और उस रास्ते के लिए मैं चर्चा करने के लिए उपयुक्त व्यक्ति नहीं। दूसरा रास्ता हमारा राजनीतिक है, और जो राजनीतिक है, जो सरफरोशी की बात है, जो आज की डेट में कहीं ना कहीं लोकतंत्र के ऊपर खतरा है। श्रवण सर भी इससे सहमत होंगे, आप भी इससे सहमत होंगे। क्या नाम, मैं ये बात तो जिम्मेवारी से कहता हूं कि लोकतंत्र को इन लोगों ने भीड़ तंत्र का हिस्सा बना दिया, बहुमत को इन्होंने सर्वमत समझ लिया, चुनाव जीतने को इन्होंने अपना अधिकार समझ लिया कि लोकतंत्र को कुचलने का अधिकार इनको मिल गया, संविधान को कुचलने का इनको अधिकार मिल गया अगर ये लोग चुनाव जीत गए हैं तो इस सारी चीजों का विरोध कोई तो करे। अब आप इस चीज को देखें, मैं बार बार उस बात को नहीं दोहराऊंगा कि 25 दिन में, आज ये वकील साहब बैठे हुए हैं हमारे साथ में, 25 दिन में 7 बार की हियरिंग, जिस देश में 7 करोड़ से ज्यादा मुकदमे निचली अदालत में लंबित हों, उस देश में 25 दिन में 7 बार हियरिंग करके, और वो भी ठीक उसी दिन के बाद जिस दिन राहुल गांधी जी मोदी अडानी भाई भाई कहते हैं, और उनका उस भाषण को एक्सपंज कर दिया जाता है, 52 मिनट में से 49 मिनट एक्सपंज कर दिए जाते हैं। उन सारे भाषणों को लेकर के उस दिन के बाद वो 25 दिन में 7 हियरिंग होती है और राहुल गांधी जी को दोषी करार दे दिया जाता है। वो हम उस फैसले से कतई सहमत नहीं है, और संविधान हमारा हमें अधिकार देता है कि हम उसके खिलाफ जाएं, तो वो हमारी लीगल टीम करेगी। लेकिन आप इस बात को देखिए ना, वो ये हो क्यों रहा है? क्योंकि मसला तो यही था, गांधी जी को भी सजा दी जाती थी, खान अब्दुल गफ्फार खान को भी सजा दी जाती थी, जवाहरलाल नेहरू को भी सजा दी जाती थी, सारे के सारे, क्या नाम, सुभाष चंद्र बोस साहब को भी सजा दी जाती थी। सजा नहीं दी जाती थी तो श्यामा प्रसाद जी को नहीं दी जाती थी, अपना हेगड़ेवार जी को नहीं दी जाती थी, और दीनदयाल जी को नहीं दी जाती। सजा इन, क्या नाम, जो जितने कांग्रेस और आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे उनको सजा दी जाती थी। वो सजा भी ड्रैकोनियन लॉ से होकर के दी जाती थी, अंग्रेजों के कानून से होकर के दी जाती, कानून का दुरुपयोग करके दी जाती थी। उसी तरीके से अगर कोई सजा कानून के कुछ रास्तों का दुरुपयोग करके दी गई है, उसके खिलाफ लड़ना और राजनीतिक लड़ाई लड़ना हमारा धर्म है। क्योंकि ये आज राहुल गांधी के खिलाफ किया है, कल हिमांशु जी आपके खिलाफ होगा, परसों श्रवण गर्ग जी आपके खिलाफ होगा। जो लोग भी इस क्या नाम, बहुमत के अभिमत की सरकार या अभिमानी सरकार के खिलाफ बात करेंगे, जो भी देश के लिए बात करेंगे, सबको जेल में भर दिया जाएगा। सुरेंद्र राजपूत जी, बहुत विनम्रता के साथ बीच में रोकूंगा। एक तो मैं ये नहीं समझ पाया कि आप मुझे सचेत कर रहे हैं या आप मुझे डरा रहे हैं। बहरहाल आप जो भी कर रहे हैं उसका स्वागत है, पर जानना यह चाहता हूं कि 137 साल पुरानी पार्टी कानूनी रास्ते पर चलने के संदर्भ में इतनी कमजोर कैसे हो गई, इतनी लाचार, इतनी हताश कैसे हो गई? ये सवाल मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि आप स्वयं बता रहे हैं कि देखिए, मोदी अडानी भाई भाई का भाषण उन्होंने लोकसभा में दिया, उसी दिन हाईकोर्ट में जो है पिटीशन लगा दी, उसको ट्रांसफर भी करा लिया, 7 बार सुनवाई भी हो गई। तो सवाल इस बात का है कि कांग्रेस कितने बड़े बड़े वकीलों को कितने समय से अपनी राज्यसभा की सदस्यता दे के बैठी है। आप जैसे तमाम लोगों को, वो बेचारे आपके प्रमोद कृष्णन वगैरह, पवन खेड़ा वगैरह सवाल ही करते रहते हैं ट्वीट में, हमसे क्या गलती हो गई, हमारी तपस्या में क्या कमी रह गई। लेकिन राज्यसभा में कौन है? विवेक तनखा जी हैं, राज्यसभा में कौन है? अभिषेक मनु सिंघवी जी हैं, राज्यसभा में कौन है? KTS तुलसी जी हैं। इतनी बड़ी लीगल टीम है। फिर माननीय कपिल सिब्बल जो आपके मंत्री भी रहे हैं, वो भी आपके साथ दाएं बाएं से रहते हैं।
इतनी बड़ी टीम होते हुए भी इन्होंने 24 घंटे में मामले को स्टे भी हटवाने और बाकी कार्रवाई कर ली। आपसे 9 दिन हो गए। जिस फैसले को आप दुरुपयोग और बाकी रूप में बता रहे हैं, एक याचिका नहीं लगा पाए। देश को अभी तक आप नहीं बता पा रहे कि भाई आदेश में गलत क्या है। एक याचिका लगती, समझ में आता। 9 दिन हो गए, किस बात से डरे हुए हैं? कानूनी रास्ते पर सफलता की उम्मीद नहीं, इसलिए दूसरे रास्ते पर चले हुए हैं। क्या सुरेंद्र राजपूत जी, बताइए तो सही ना, क्यों इतने कमजोर पड़ रहे हैं? 2-3 बातें। पहली चीज, हमारी चुप्पी को कमजोरी समझने की भूल अंग्रेजों ने भी करी थी, तो कम से कम भाजपा कर रही है, उसी रास्ते पर चल रही। आप तो न करें। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं, ये आपके लिए सूचना है, सावधान हो जाइए। ये भी बहुत साफ है एकदम। तीसरी बात जो आपने कही हमसे, कहते हैं ना कि किससे करें शिकायत, कैसी ये दुश्वारी है। मुलजिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। इस देश के 5 सुप्रीम कोर्ट के जज सड़क पर आकर के जनता से न्याय की गुहार किए थे। तो आप समझ सकते हैं, राहुल गांधी जी जो लगातार कह रहे थे पूरा कि इस देश के पूरे सारे तंत्र पर राइट विंगर्स यानी आरएसएस के लोगों को बैठा करके संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है और क्या नाम मनमाने फैसलों को लेने की सरकार की आदत पड़ गई है। और डिक्टेटरशिप की तरीके से जिस तरीके की बात चल रही है, रात में 1:30 बजे सीबीआई को ओवरथ्रो कर, सीबीआई के डायरेक्टर को ओवरथ्रो कर दिया जाता है। अमित मालवीय चीफ इलेक्शन कमीशन के कहने से पहले चुनाव की डेट की घोषणा कर देते हैं। आप बगैर किसी उसके रात में 8 बजे नोटबंदी हो जाती है। मैं आपको एक नहीं 1000 फैसले बता सकता हूं कि जो जिस तरीके से ये सरकार, आपके सारे उदाहरणों का सम्मान है सुरेंद्र राजपूत जी, लेकिन एक सवाल के साथ में फिर मुकेश त्यागी जी की ओर रुख करता हूं। ईमानदारी से बताइए ना कि इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है कि नहीं है? आप दो तरफा बातें करते हैं। आप कांग्रेसी, सब पे कब्जा हो गया है, डिक्टेटरशिप हो गई है, अपने लोगों को बिठा दिया गया है। मेरा सीधा सवाल है सुरेंद्र राजपूत जी, क्या इस देश की न्यायिक व्यवस्था पे भरोसा बचा है या नहीं बचा है? ईमानदारी से कहिए ना, दाएं बाएं से क्यों कह रहे हैं? खुल के कहिए। हम तो खुल के कहते हैं जी। हम तो कहते हैं कि इस देश के संविधान पर, इस देश की न्यायिक व्यवस्था पर हमें पूरा भरोसा है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं, क्योंकि संविधान हम ही लोगों ने बनवाने में पूरी भूमिका थी। ये भाजपा वाले तो मनुस्मृति को ला रहे थे। हाँ, लोअर जुडिशरी में जिस तरीके के फैसले लगातार आ रहे हैं, जैसे फैसले फिर पलटे भी जाते हैं। मैं इस वक्त फैसलों को ज्यादा वो नहीं करूंगा, आप हिंदू मुसलमान ये भाजपा वाले करने लगेंगे। अभी 4 दिन पहले लोअर कोर्ट के एक फैसले को अपर कोर्ट ने किस तरीके से डांटा है और चारों अभियुक्तों को बाइज्जत बरी किया है, वो देख। लोअर जुडिशरी में जो कंप्रोमाइजिंग की पोजीशन आ रही है या गलत तरीके से उनको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं या कानून की धाराओं का दुरुपयोग कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत खतरनाक संकेत तो है। सुरेंद्र राजपूत जी पूरी न्यायिक व्यवस्था पर नहीं, पर निचली अदालतों के तौर तरीकों को लेकर अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, अपनी नाखुशी जाहिर कर रहे हैं, अपनी असहमति व्यक्त कर रहे हैं। जी सुरेंद्र जी, कोई बात अधूरी रह गई? हाँ, 5 से मैं आपको 2-3 उदाहरण देता हूं, श्रवण गर्ग जी को भी आसानी हो जाएगी और आपको भी आसानी हो जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुतालिक देता हूं। विक्रम सैनी खतौली का विधायक अयोग्य घोषित हुआ। 2 महीने तक उसकी सदस्यता रद्द नहीं हुई, 3 महीने तक उसका बंगला खाली नहीं हुआ। याद रखिएगा, मैं विक्रम सैनी खतौली का विधायक, याद मैं नाम करके बता रहा हूं। दूसरा, अब्दुल्ला आजम उत्तर प्रदेश में स्वार का विधायक। 353, जैसे 353 की धारा वो होती है कि सड़क पर रोड आपने कर दी तो आपने सरकारी काम में बाधा डाली, वो 353 होती है। उत्तर प्रदेश में 403 की असेंबली में 357 के आसपास ऐसे विधायक है जिनके ऊपर धारा 353 का मुकदमा लगा हुआ है, इंक्लूडिंग योगी आदित्यनाथ जी, इंक्लूडिंग सारे वो। अगर 353 में 2 साल की सजा होने लग जाए, मानहानि जो हुई नहीं है किसी व्यक्ति विशेष की, उसमें 2 साल की सजा होने लग जाए, तो लोअर जुडिशरी पे भी सवाल उठेंगे, सत्ता के अभिमान पर भी सवाल उठेंगे और सत्ता के दुरुपयोग पर भी सवाल उठेंगे। मैं आपको 2 उदाहरण इसीलिए किए कि राहुल गांधी का बंगला भी खाली, राहुल गांधी की सदस्यता भी अगले दिन। विक्रम सैनी का ना बंगला खाली, ना विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द। 353 में अब्दुल्ला आजम को जो है जेल और सदस्यता रद्द हुई उसकी, लेकिन और बाकी जो 353 के अभियुक्त अभी 2 दिन पहले संगीत सोम को बरी किया गया, उसी उसमें।
भाजपा का विधायक है उसको बरी कर रहे हैं, और सपा का विधायक अब्दुल्ला आजम है उसको 353 तो देश में की सजा। न्यायिक व्यवस्था पर पूरा भरोसा रखते हुए निचली अदालत के फैसलों के संदर्भ में अपनी नाखुशी सुरेंद्र राजपूत जी ने व्यक्त कर दी है। मुकेश त्यागी के पास रुख करता हूं, क्या कहते हैं मुकेश त्यागी जी, कहां ले जा रहे हैं आप देश को? कांग्रेस किस रास्ते पर, इस पर तो हमारा सवाल है, पर किसके वास्ते, किसके कारण, यह सवाल है। क्या कहते हैं आप? देश को इसी रास्ते पर जाना था कि आपके लोकप्रिय शासन के रहते हुए हर व्यवस्था संदेह के दायरे में आ जाए? क्या कहते हैं? विदेशी सरकारें भी अब आपके तौर तरीकों को लेकर टिप्पणी कर रही हैं, उम्मीद जता रही हैं भाई सब कुछ लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप होगा। अमेरिका भी कह रहा है, जर्मनी भी कह रहा है, और जब कह दे रहा है तो किरण रिजिजू परेशान हो जा रहे हैं, कांग्रेस को थैंक यू बोल रहे हैं। क्या कहते हैं मुकेश त्यागी, बेचैन क्यों है? नमस्कार डॉक्टर हिमांशु जी, और रामनवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी धन्यवाद। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पूर्व सांसद राहुल गांधी जी जी जब 4000 किलोमीटर की यात्रा कर रहे थे तो मैं समझता था कि शायद राजनीतिक वानप्रस्थ आश्रम की ओर निकल चुके हैं, क्योंकि जिस प्रकार से वो निष्क्रिय थे तमाम चुनावों में, तो उससे लग रहा था कि उनकी राजनीतिक जो चेतना है वो बिल्कुल धूमिल हो चुकी है, वो किसी संन्यास की ओर अग्रसरित हो रहे हैं जी। और वो प्रतिबिंबित हुए हमारे तमाम चुनाव रिजल्ट्स में। नॉर्थ ईस्ट में वो बुरी तरीके से हारे, तमाम स्टेट्स में वो हार रहे हैं, तो उनका जो प्रभाव था नॉर्थ ईस्ट में तो नजर आ गया था कि वो निष्क्रिय प्रभाव हुआ, नहीं तो कांग्रेस की वहां पे कहीं ना कहीं विजय होती जी। अब इनके पास कोई मुद्दा बचा नहीं है, ये हर प्रकार से विफल हो चुके हैं। इन्होंने राफेल का मुद्दा उठाया, उसमें जाकर के इन्होंने हलफनामा दिया राहुल गांधी जी ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर, और वहां पर जो है अनकंडीशनल माफी मांगी। बहुत बड़ा मुद्दा लेके आए थे। मैं पार्लियामेंट में उनकी स्पीच सुन रहा था, ऐसा लग रहा था कि एटम बॉम्ब फोड़ेंगे, तो खोदा पहाड़ और निकली चुईया। एक मिनट मुझे बोलने दीजिएगा राजपूत जी, मैं आपका बहुत मुकेश त्यागी जी आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा। सुरेंद्र राजपूत जी कुछ नहीं बोल रहे, आप कंटिन्यू करें, आपको कोई आवाज नहीं आएगी। व्यक्ति, मैं इनका बहुत सम्मान करता हूँ। देश के और दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी का प्रवक्ता बोल रहा हूँ, किसकी हिम्मत है जो बीच में बोल जाए? तो इनके लिए तो यह करत करत अभ्यास थे, जड़मती हो सुजान। कितना अभ्यास कराएंगे आप राहुल गांधी जी को? लगातार वो अभ्यास करते 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 मैं समझता हूं कि वो एक प्रकार से, वो कहते हैं ना लॉज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, तो वो डिमिनिशिंग रिटर्न पे पहुंच गए हैं। अगर मेरा बुनियादी सवाल राजपूत जी से ये है, और ये सीरियस सवाल है, मैं इसमें कोई राजनीति नहीं कर रहा हूं, अगर राहुल गांधी जी के पास हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती तो इन्होंने स्वतंत्र रूप से कौन सा ऐसा शोध किया है? इनके पास आर्थिक सलाहकार हैं, चिदम्बरम जैसे, रघुराम जैसे, तमाम वकील हैं, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स हैं। अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट नहीं आती, ये सिवाय अपने लेक्चर्स में अडानी अंबानी को लेकर के मोदी सरकार को जोड़ते आए हुए हैं, इन्होंने कोई स्वच्छंद शोध नहीं किया है। अब उसको लेकर के इन्होंने इतना हल्ला कर दिया कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दे रहे। यहां तक स्थिति आ गई कि इनको किसी इंस्टीट्यूशन पर विश्वास नहीं है। मैं माफी के साथ त्यागी जी आपको बीच में रोकना चाहूंगा। हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर राहुल गांधी ने विषय उठा दिया, यह सच है? या हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर इस देश के निवेशकों का विश्वास हिल गया जिसने राहुल गांधी को विषय उठाने के लिए बाध्य कर दिया? हिडेनबर्ग की रिपोर्ट के आधार पर भारत के शेयर बाजार में भूचाल आया। जिस अडानी के शेयर आसमान को छू रहे थे, वो शेयर के बाजार में दाम गिर गए और उसने बड़े पैमाने पर निवेशकों का नुकसान किया। तो क्या इसके संदर्भ में एक जनप्रतिनिधि होने के नाते, एक राजनीतिक दल होने के नाते सवाल उठाने का अधिकार भी आप नहीं छोड़ेंगे? क्या इस देश में इसी तरीके से लोकतंत्र चलाना चाहते हैं? अंशु जी, मैं आप सुनिए, देखिए, मैं यहाँ पे दो फर्क है, आपको ये बुनियादी फर्क महसूस करना पड़ेगा। मैं मानता हूँ, चलिए हिंडनबर्ग का प्रभाव स्टॉक मार्केट पे पड़ा जी, अदानी की स्टॉक अनएनकम्बर्ड ग्रोथ हुई, 3 साल के अंदर उनकी संपत्ति कई मैनीफोल्ड हुई, मैं मान गया, चलिए। लेकिन अगर हिंडनबर्ग की रिपोर्ट 2024 के बाद आती तो क्या राहुल गांधी उतनी चेतना होती? इनका अपना शोध क्या है? ये विपक्ष का जो कर्तव्य क्या है? अगर देश के अंदर धांधली चल रही है तो विपक्ष ने ऐसा कौन सा शोध किया है जिसके आधार पर, वो तो फॉरेन कंट्री की रिपोर्ट के आधार को लेकर के उसको बैसाखी बना करके ये अपना बिगुल बजा रहे हैं। और देखिए दोहरा इनका बर्ताव। राजस्थान के अंदर 65,000 करोड़ का निवेश हुआ है, उसको निरस्त नहीं करेंगे। इससे पहले कारमाइकल माइन ऑस्ट्रेलिया में
वहां पर और तमाम इंडोनेशिया में, मलेशिया में, यूपीए सरकार के अंदर अडानी को आवंटित हुई हैं। वहां पर कहीं आवाज, अगर आप कहते हैं वो चोर है तो आप पहल दिखाइए और अपने अपने स्टेट के अंदर कैंसिल करके दिखाइए। तो ये जो दोहरा चरित्र है। दूसरा, ये कोर्ट में नहीं जाएंगे। अगर राहुल गांधी को सजा सूरत कोर्ट ने दे दी है तो आप क्यों नहीं उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको चुनौती नहीं दे रहे हैं? तो ये हर प्रकार से तो ये चुनौती न देने के संदर्भ में कह रहे हैं कि थोड़ा सा दिक्कत हो गई है संस्थाओं को लेकर। निचली अदालतों के संदर्भ में तो जो तौर तरीका है उसको लेकर एक अजीब सी कसमसाहट है। सुरेश राजपूत जी की बातचीत में आपने महसूस की होगी। आप तो संवेदनशील आदमी है मुकेश त्यागी जी, दिखाई नहीं दे रहा आपको? कितने बेचैन हैं, कितने परेशान हैं, कितने आशंकित हैं, कितने आतंकित हैं, फिर भी आप कह रहे हैं। नहीं डॉक्टर हिमांशु जी, मैं बड़े उससे निवेदन कर रहा हूं कि देखिए, सूरत कोर्ट ने गलत डिसीजन दिया या सही डिसीजन दिया, वो हमारे परव्यू से बाहर है। उसको आप चैलेंज कर सकते हैं, जुडिशियल रेमेडीज आपके पास हैं, वो आप ले नहीं रहे हैं। और जो है पूरे देश के ऊपर और मोदी सरकार के ऊपर, तो आप उनपे जो छीटा कसी कर रहे हैं, आप अपनी जुडिशियल रेमेडी को क्यों नहीं एग्जॉस्ट कर रहे? पहले दो सवाल और कर लेता हूं मुकेश त्यागी जी। एक तो सुरेंद्र राजपूत जी बार बार मेरे कार्यक्रम में जुड़ते हैं तो ये सवाल करते हैं, बताइए 21 दिन में 7 सुनवाई और फैसला, ऐसा होता है क्या हिंदुस्तान में? 7 करोड़ मुकदमे हैं, सालों तक तारीख नहीं लगती है। इसमें ऐसा क्या हुआ? 1 महीने में तारीख दर तारीख और फैसला। बिल्कुल दामिनी फिल्म का डायलॉग बदल गया। तारीख ही मिलती थी, लेकिन तारीख नहीं मिली, तारीख के साथ फैसला भी मिला। तो त्यागी जी, एक तो इसको लेकर सुरेश राजपूत जी को बहुत नाराजगी है, एक तो इसके संदर्भ में आपसे उत्तर चाहिए। दूसरा ये कि कांग्रेस ने जय भारत सत्याग्रह का आह्वान किया हुआ है, पूरे देश में अलग दिखाएंगे, आपके खिलाफ माहौल बनाएंगे, आपकी हकीकत जनता को बताएंगे उनके अनुसार। इससे आप कितना डर रहे हैं? आप राहुल गांधी को बेघर कर रहे हैं, ये आपकी सरकार को बेघर करने की बात कर रहे हैं। दोनों पे आपकी टिप्पणी मिले, फिर कपिल साकला जी के पास चलूं। क्या है, कानूनी रास्ते पर मुझे बात करनी है। सुरेंद्र राजपूत जो नहीं बता पाए वो शायद कपिल साकला बता सके। बड़ी उत्सुकता है मुझे कपिल जी से बात करने की। मुझसे सवाल कर रहे हैं या? जी, ये तो 2 सवाल तो आपसे ही है ना, तारीख दर तारीख। इस पर कोई बताइए, ये कमाल आपने कैसे किया, सुरेंद्र राजपूत जी समझना चाहते हैं। और दूसरा ये जय भारत सत्याग्रह आपके खिलाफ, उसके संदर्भ में 2 टिप्पणियां कर दी। ये देखिए, प्राथमिकता कोर्ट किस केस को देती है। और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी एक बहुत वरिष्ठ नेता हैं, अपनी 135 साल पुरानी पार्टी के एक जमाने में अध्यक्ष रह चुके हैं इस अल्पायु में, तो उनका एक बहुत बड़ा कद है और उनके वक्तव्य का राष्ट्र पर, राष्ट्र की गरिमा पे प्रभाव पड़ता है। तो हो सकता है कोर्ट के संज्ञान में यह हो कि प्राथमिकता दी जाए। देखिए 11 महीने ये केस स्टेट था, 11 महीने इन्होंने कुछ कदम नहीं उठाए। जब ये तलवार लटकी हुई आपके सर पे और आपको पता है आपने ऑर्डिनेंस फाड़ करके जो उसको आपने विफल किया था लालू जी के केस के अंदर, आज वही आपके गले में जो है घंटी बन गई है। आपने कौन सी ऐसी एक्टिविटी दिखाई जब आपको पता था ये केस आ सकता है? और ये 3 साल में कंक्लूड हुआ है सर, ये एक 27 दिन में नहीं हुआ, 3 साल पुराना केस है ये, 3 या 4 साल पुराना केस है। तो ये बिल्कुल निष्क्रिय अवस्था में पड़े रहे, शिथिल पड़े रहे। अब जो है ये हल्ला गुल्ला कर रहे हैं। तो ये जो इनकी गोरिल्ला वॉरफेयर है ना, प्रॉब्लम ये है कि सीरियसनेस कुछ नहीं है, कहीं गंभीरता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राजनीति इतनी गंभीरता से करती, वहां पर ये कहीं खड़े नहीं दिखाई देते। इनके पीछे ना कोई अपोजिशन वाले हैं, अपोजिशन में आपस में विरोधाभास से गिरे हुए हैं। टीएमसी इनके साथ नहीं खड़े होना चाहती को जीतने की, इनकी लगातार धरातल घिसती चली आ रही है। अब क्या करते हैं, ये शोर करते हैं सड़क पर और दुनिया में जाकर के, कहीं फॉरेन कंट्री में जाएंगे। अरे आपने राष्ट्र की जो इमेज है वो धूमिल करी है। आपने जाके अब जाकर आप ये बताइए, हिंदुस्तान ने कभी किसी फॉरेन कंट्री की इंटरनल पॉलिसी में इंटरफेरेंस किया है? क्या बात कर रहे हैं? अब की बार ट्रंप सरकार जैसा रचनात्मक आयोजन आपने किया, कैसी बात कर रहे हैं आप? अपनी उपलब्धियों को ऐसे कैसे भूल जाते हैं मुकेश त्यागी जी, मैं तो अचंभित हो जाता हूं। और जिस प्रकार से धूमिल के दोनों, यू आर कंपेयरिंग ऑरेंजेस एंड एप्पल टुगेदर हिमांशु भाई, आई थिंक दे आर 2 डिफरेंट स्टेटमेंट्स ऑल टुगेदर। राहुल गांधी जी ने चार मुद्दे उठाए। एक तो कहा डेमोक्रेसी खतरे में है, दूसरा उन्होंने कहा यूनियन ऑफ स्टेट जो कि खालिस्तानी वाले बोल रहे हैं, तीसरा उन्होंने कहा कि भाई मेरे पास पेगासस बिना सॉफ्टवेयर लगाया गया। सुप्रीम कोर्ट में निकला उनके सुप्रीम कोर्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी में कि भाई कोई पेगासस सॉफ्टवेयर पाया नहीं गया, मेलवेयर पाया गया। उन्होंने अपना फोन जो है वो उनको कमेटी को सौंपा नहीं। तो हर तरीके से आप पहले डिफॉल्ट करते हैं और उसके बाद शिकायत करते हैं। उसके बाद शिकायत करते हैं। मुकेश त्यागी जी का कहना है एक अगंभीर राजनीतिज्ञ का नाम राहुल गांधी है। लेकिन मैं अब आता हूं कपिल साकला जी आपके पास, उलझन में हूं, इतना नाजुक मसला,
इतनी बड़ी प्रतिक्रिया, इतनी बड़ी तकलीफ, अंधकारपूर्ण 8 साल का राजनीतिक भविष्य, फिर भी अभी तक कोई अपील नहीं, क्यों? डॉक्टर साहब, आपके चैनल पे आके हमेशा ही बहुत अच्छा लगता है जी। मैं पहले एक चीज बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दोनों स्पोक्स पर्सन थे वो थोड़ी बहुत गलतियां कर गए, अगर आपकी परमिशन जरूर रेक्टिफाई कर दूं, क्योंकि लीगल इशू है। जी। पहली चीज ये है कि एक ने कहा कि भैया 21 दिन में 7 बार हियरिंग हुए, डिसीजन हो गया। पहली बात तो वो गलत है, क्योंकि ये अप्रैल 2019 में केस फाइल हुआ था जी और उसके बाद 1 साल 11 महीने के लिए सॉरी ये केस स्टे भी था जी। और उसके बाद ये मैटर फिर से आया था, क्योंकि एक क्वेश्चन उठा था कि क्या फिर से राहुल गांधी जी की स्टेटमेंट लेने की जरूरत है या नहीं जरूरत है। तो 2019 अप्रैल में केस हुआ, मार्च 2023 में इसका ऑर्डर आया, जो ऑर्डर अभी भी पेंडिंग है, मतलब चैलेंज नहीं हुआ है जी। तो पहला तो ये बोलना कि भैया कि 21 दिन के अंदर डिसाइड हुए, ये गलत है। दूसरी बात, और ये आपके चैनल पे एक बार हमने हंसते हुए कहा था, बड़े जो लोग होते हैं उनके बड़े वकील होते हैं और कोर्ट पे बहुत बड़ा प्रेशर होता है, तभी रात के 12 बजे भी कोर्ट्स खुल जाती हैं और पूरे दिन भी कोर्ट लगा देती है, क्योंकि बड़े लोग हैं और बड़े बड़े वकील आते हैं। तो अगर ये चीज 21 दिन में भी हो जाती तो कोई बहुत अचंभे की बात नहीं होती। हमें मालूम है कि ऐसा होता है, प्रेशर लोअर जुडिशरी पे काफी स्ट्रांग होता है, सुप्रीम कोर्ट में भी कितनी बार हो जाता है जब सारे दिग्गज एक साथ आ जाते हैं और एक बहुत बड़ा इशू लेकर आते हैं। और दूसरी बात ये भी है कि जब ऐसे बड़े केसेस होते हैं, तो जब बड़े वकील होते हैं तो कितनी बार इसमें लॉज भी लेट डाउन हो जाती है, तो इसलिए एक ये वाली बात भी होती है कि कोर्ट्स बड़े ध्यान से सुनती हैं। आप ये सोचिए कि टॉप के जो हिंदुस्तान के वकील हैं एक साथ दिमाग लगा रहे हैं, एक एक कॉमा, एक एक पैराग्राफ, एक एक सेंटेंस, एक एक लाइन पे डिस्कशन चल रही है, घंटों चल रही है, तो कोर्ट्स भी बड़ी सचेत रहती है। पहली तो ये दूसरी बात हो गई। तीसरी बात ये हो गई कि एक इशू ना हिंडनबर्ग का है, ना इसका है, ना उसका है, ये एक ऐसी स्टेटमेंट का है जिसमें एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट दे दी गई थी। ऐसी बात है, मैं कह दूं, जितने भी द्विवेदी होते हैं वो फलाफला होते हैं, या जितने भी सांखला होते हैं फलाफला होते हैं, जितने भी त्यागी होते हैं फलाफला होते हैं। मैं कोई छोटी सी बात कर दूं, थोड़ी सी छिछोरी मस्करी बात कर दूं, शायद मेरा अपनी गली में ये बोलना ठीक होता, पर एक नेशनल लेवल के लीडर का एक नेशनल फोरम पे ऐसे बोलना गलत था। और इस वजह से उस कम्युनिटी के, अगर मैंने एक पर्टिकुलर द्विवेदी के लिए बोलना हो पर मैंने सारी द्विवेदियों को एक साथ बोल दिया, तो आप भी नाराज हो सकते हैं कि भैया मेरी क्या गलती है, आप मुझे क्यों, व्हाई आर यू पेंटिंग मी विद द सेम ब्रश, आप मेरे पे क्यों तोहमत लगा रहे हैं। हुआ भी यही, उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के एक इंसान ने कहा, मुझे इस बात से बहुत खराब लगता, मेरी रेपुटेशन सली हुई है, मैंने केस फाइल करा। अनफॉर्चुनेटली लीगल आर्ग्यूमेंट्स बड़ी वीक थी, क्योंकि मैं वो पढ़ी। लीगल आर्ग्यूमेंट्स ये कहीं नहीं थी कि भैया ये जो कम्युनिटी के बारे में बोला गया था या तो गलत नहीं था, आगे ही बोलते हैं ना कि गलत नहीं बोला, या बोला जाए कि इसकी स्टेटमेंट को गलत सुना गया, आपने समझा गलत, दो ही चीजें होती हैं। इन्होंने पहला डिफेंस तो ये ले लिया कि भैया ये व्यक्ति के पास राइट ही नहीं है केस फाइल करने का। दूसरा ये ले लिया कि भैया इस कोर्ट के पास राइट नहीं है सुनने का, जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो जो लीगल कहते हैं ना बाल की खाल निकालने की आर्ग्यूमेंट्स, आप जो लोअर जुडिशरी से नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं, पर लोअर जुडिशरी आपको मालूम है कि हर मैटर को एक मापदंड में तोलती है, आप उसके बदले बाल की खाल सुप्रीम कोर्ट की तरह, भैया एक कॉमा का मतलब ये है पे अगर चले जाते हैं तो लोअर जुडिशरी थोड़ी ना सुनेगी, वो बोलेगी इसके लिए भैया आप हायर कोर्ट जाइएगा, मेरा काम तो यही है तराजू पे तोल लेना, देखना कि किसकी एविडेंस ज्यादा है, उसके हिसाब से मैंने डिसीजन दे दिया, बाकी मर्जी आपकी। वो अभी यही कुछ गलत नहीं करा लोअर जुडिशरी ने, उसने तराजू में तोला, बोला एविडेंस क्लियर है, मैंने ऑर्डर पास कर दिया, बाकी आप देखिए। अब आपके पास राइट क्या है एज ए नेशनल लीडर, जैसे आपने कहा डॉक्टर साहब, आप 24 घंटे के अंदर अपील कर सकते हैं, आप रुके क्यों हैं ये नहीं समझ आता। आप शायद इसलिए रुके हैं क्योंकि आप या तो इससे भुना रहे हैं, पर ये तो पॉलिटिकल बात हुई, मैं तो बोलूंगा नहीं, या लीगल बात ये है कि आपको मालूम है कि आपकी ट्रायल में कुछ इनहेरेंट वीकनेसेस थी और ये वीकनेस आपको अब आके तंग करेंगी, चुभेंगी, तो आप इस वजह से इसको जितना आप खींच सकते हैं खींच रहे, देख रहे हैं कि मैं क्या कर सकता हूं। आपकी जुडिशियल टीम, जो लीगल टीम है वो लगी हुई है बेचारी रात को कि भैया ट्रायल कोर्ट में क्या गलती हो गई थी, उसको किस तरह से अब घुमाए, क्या करे, बड़े बड़े वकील लगे हुए। मुझे ऐसा लगता है कि यही है, क्योंकि जो 3 इश्यूज लिए गए थे, इसमें जो रास्ता है कानूनी रास्ते को, इसको थोड़ा सा विस्तार दूंगा, फिर श्रवण जी के पास चलूंगा। रास्ता सीधे सुप्रीम कोर्ट जाने का है, हाई कोर्ट जाने का है, या सेशन कोर्ट जाने का है। बड़ी नाराज है कांग्रेस इस बात को लेकर कि राहुल गांधी की सदस्यता तुरंत समाप्त कैसे कर दी गई। जो भाई सीधा सुप्रीम कोर्ट जाने की सोचते हैं, वही पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा कहते हैं फौजदारी के वकीलों में, पौड़ी पौड़ी चढ़दा जा।
तो ये पौड़ी पौड़ी नहीं चढ़ेंगे, ये सीधा बोलेंगे माँ के दरबार में हम पहुंच गए, यहाँ पे हमें रिलीफ दीजिए। माँ भी बोलती है भैया हेलीकॉप्टर से मत आइए, पैदल पैदल चलते हुए आइएगा। कुछ लोगों को ऑफकोर्स आउट ऑफ द टर्न जरूर मिल जाता है, पर वो यही होता है कि अगर कोई जर्नलिस्ट होता है या कोई ऐसा इशू होता है जो ऑन द फेस ऑफ इट लगता है गलत है जी, यहां जैसे कि मैंने कहा कम्युनिटी को बोला, कम्युनिटी के एक आदमी ने कंप्लेंट फाइल कर दी, ठीक है जी। जैसे कि चिदम्बरम साहब का जब केस हुआ था, उनको जब अरेस्ट कर दिया गया था, तो बड़े बड़े दिग्गज सुप्रीम कोर्ट में ये आर्ग्यू कर रहे थे जब एंटीसिपेटरी बेल में रेगुलर बेल आर्ग्यू कर सकते हैं। जी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये कैसे हो सकता है, और वापस भेज दिया उनको। वही वाली बात है ना, जब बड़े बड़े लोग होते हैं तो बड़ी बड़ी चीजें आर्ग्यू करी जा रही होती है। तो यहाँ पे भी वही बात है, आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट बोलेगी मैं नहीं सुनूंगा, आप जाइए, आप आउट ऑफ टर्न मत आइएगा। ऐसी कोई कारण नहीं है कि आप आउट ऑफ टर्न आ रहे हैं, आप बड़े आदमी है पर इतने बड़े नहीं है कि आप सीधा हर चीज में सुप्रीम कोर्ट आ जाए। आप पहले जाइएगा, अगर आप सेशन कोर्ट जाना है पहले सेशन कोर्ट, फिर हाई कोर्ट, फिर इधर आइएगा। देखिए जो लॉ है वो बहुत क्लियर है, लॉ एकदम ही क्लियर है। 102 हो गया, सेक्शन 8 हो गया, पीपल रिप्रेजेंटेशन एक्ट, उसमें बड़ी क्लियरली लिखा हुआ है, ये बात बड़ी साफ है कि भैया अगर आपको 2 साल या 2 साल से ज्यादा की सजा मिलती है तो एथिक्स कमेटी आपको सस्पेंड कर देगी, एमपी का वो सस्पेंड हो जाएगा, आप 1 महीने के अंदर उसको अपील में ला सकते हैं। अपील में अगर आपको स्टे मिल जाता है और सस्पेंशन और सेंटेंस मिल जाता है तो आपकी सदस्यता बरकरार रहेगी, आप क्यों नहीं जा रहे, ये लॉ है। अब आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं फला फला व्यक्ति हूं या क्योंकि मैं फला फला पार्टी का हूं मैं नहीं जाऊंगा, आप ऐसे ही खत्म कर दीजिए, ऐसे तो नहीं हो सकता ना। आप उंगली उठा रहे हैं जुडिशरी पे, मगर आप जुडिशियल प्रोसेस को ही नहीं फॉलो कर रहे हैं जी। तो सांगला साहब को भी उलझन है इस बात की, जाते क्यों नहीं, समय क्यों ले रहे हैं, और उसके संदर्भ में वो अपना आकलन दे रहे हैं कि लोअर कोर्ट में केस को लड़ते समय जिन तर्कों के साथ में बात बनाने की कोशिश की, कहीं ना कहीं उसमें ही पेच हो गया। तो अब मैं आता हूं श्रवण जी के पास। देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल राजनीतिक तौर पर अपने फैसलों को लेकर पिछले कुछ समय से कटघरे में है, धारा कुछ जा रही है, वो कुछ और चल रहा है। अब राहुल गांधी के मसले पर कांग्रेस किस रास्ते पर आपको दिखाई दे रही है? क्या आपको ये ठीक रास्ता लग रहा है? छोड़ो अदालत का रास्ता, जनता का रास्ता ही ठीक है। एक राहुल गांधी अगर सांसद नहीं रहेंगे, एक राहुल गांधी अगर 6 साल आगे आने वाले समय में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, क्या हो जाएगा? पर देश के लोकतंत्र की लड़ाई, कांग्रेस का पुनर्वैभव की प्राप्ति, उसके लिहाज से तो छोटी कीमत है। क्या कहते हैं श्रवण जी? देखिए, एक तो जो साकला जी ने कहा ना कि राहुल गांधी चाहते हैं कि ऐसे ही खत्म कर दीजिए जी, तो मेरे ख्याल से ये राहुल गांधी का भी अपमान कर रहे हैं और देश का भी अपमान कर रहे हैं जी, कि वो बगैर कोर्ट में जाए जी, मामले को खत्म करने की बात कर रहे हैं। जी, राहुल गांधी ने कभी नहीं कहा और कांग्रेस ने भी नहीं कहा, जी, और लोकतंत्र में यकीन करने वाला कोई आदमी नहीं कहेगा। सांखला जी की, आपकी और भारतीय जनता पार्टी की परेशानी ये है कि राहुल गांधी कोर्ट में क्यों नहीं जा रहे, जी, और कुछ नहीं। मैं पीछे क्या हुआ उसके बारे में नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि पीछे के बारे में जाने का मतलब नहीं है। आपने हिमांशु जी कहा था कि भाजपा ने, राहुल ने सबको चिंतित कर रखा है। राहुल भी चिंतित हैं, आपने कहा था। भाजपा भी चिंतित है और राहुल भी चिंतित। राहुल बिल्कुल चिंतित, सबसे ज्यादा चिंतित तो भाजपा है जी। देश में इतने लोगों को जेल की सजा होती है और जल्दी भी हो जाती है, देर से भी होती है। भारतीय जनता पार्टी का भी चिंतित नहीं होती अपने किसी भी विरोधी को लेकर। भाजपा ने अपने कई विरोधियों को जेल में डाल रखा है और आगे कई डाले जा सकते हैं, जैसा कांग्रेस, ये अपने जो प्रवक्ता हैं सुरेंद्र जी ये बता रहे हैं, डरा रहे हैं, बल्कि उसमें आपका भी नाम लिया है, मेरा भी लिया है। तो राहुल गांधी बिल्कुल डरे हुए नहीं है। उन्होंने कहा है फैसले के बाद कि आपने विपक्ष को एक बड़ा हथियार दे दिया है, आप चाहे मुझे निष्कासित कर दीजिए, मुझे जेल में डाल दीजिए, मैं डरने वाला नहीं हूं। आपने विपक्ष को एक हथियार दे दिया। भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी परेशानी ये है कि ये आदमी अपील में क्यों नहीं जा रहा है।
इसके दो पहलू हैं। जैसा एक तो साकला जी कह रहे हैं कि भाई आपका केस ही कमजोर है। जब साकला जी जैसा विद्वान कह रहा है कि केस ही कमजोर है और लोअर कोर्ट में आपने जो आर्गुमेंट दिया कि इस नागरिक को अधिकार नहीं है मेरे खिलाफ आने का और इस कोर्ट को सुनने का अधिकार नहीं है, तो उसके आधार पर आपको सजा मिली है। तो राहुल गांधी की चिंता ये हो सकती है कि लोअर कोर्ट के या सूरत की कोर्ट के फैसले को अगर ऊपर बहाल रखा जाता है तो राहुल गांधी और कांग्रेस की तो बहुत भद्द उड़ने वाली है। दूसरी बात यह है कि राहुल गांधी को जेल क्यों नहीं जाना चाहिए, उससे भारतीय जनता पार्टी को परेशान क्यों होना चाहिए। राहुल गांधी अगर इस देश में एक लड़ाई को बढ़ाना चाहते हैं जो कि लोकतंत्र की लड़ाई है, उसके लिए अगर उनको लगता है कि वो जेल में जाएं तो उससे ज्यादा कांग्रेस को फायदा मिलेगा, विपक्ष को फायदा मिलेगा, इस देश के नागरिकों को फायदा मिलेगा, तो राहुल गांधी को क्यों नहीं जाना चाहिए। हम लोग इतने ये जो सबसे ज्यादा आप अगर अभी एक कॉन्क्लेव में अमित शाह जी का भाषण सुने जी, सबसे ज्यादा चिंता ये कि जा क्यों नहीं रहा। पूरा का पूरा देश जो है, विपक्ष जो है, वो एक अलग दिशा में जा रहा है और भारतीय जनता पार्टी केवल इसी सोच में डूबी हुई है कि ये कोर्ट में जाए और अपनी सजा में कमी करवा ले, स्थगन करवा ले। देखिए हिमांशु जी, ये जो लड़ाई अब राहुल गांधी की नहीं रही है जी, आप और हम इसको राहुल गांधी की बना रहे हैं, तो ये अब राहुल गांधी के हाथ से निकल चुकी है। और अगर राहुल गांधी इस लड़ाई को अपनी व्यक्तिगत लड़ाई मानकर सजा कम करवाते हैं, सजा रुकवाते हैं या जेल जाने से बचते हैं, तो इस देश में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव के पहले आप सोचिए, मैं ये जो आर्गुमेंट है साकला जी ने दिया है, मैं भी गिना सकता हूं क्रोनोलॉजी 2019 के बाद की, कि जो अपील करता था कैसे हाई कोर्ट गया, कैसे स्थगन करवाया, बाद में कैसे स्थगन को खाली करवाया उसने, कैसे फिर सुनवाई प्रारंभ हुई, वो उसमें कोई मतलब नहीं है। ये मामला अब वो कोर्ट का रहा नहीं है। श्रवण जी, मैं बहुत माफी के साथ बीच में दो विषयों पे आपका सचेत चाहता हूं। एक तो आपकी पूरी बातचीत से ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी ने अभी तक अपील नहीं की, इसे तो जाने दीजिए, जो बचे हुए 20 दिन है इसमें भी वो अपील ना करें और कुल मिला के सजा को भुगतें और इससे देश में वातावरण बनेगा, इसके प्रति आपका अभिमत महसूस हो सकता है मैं गलत हूं, तो एक तो उस पर आपका स्पष्टीकरण चाहूंगा। एक दूसरा, आपने जो कहा कि ये लड़ाई राहुल गांधी के हाथ में नहीं रही, भाजपा तो इस लड़ाई को दूसरा स्वरूप देना चाहती है। राहुल गांधी को जो सजा हुई है वो नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्दों को लेकर नहीं हुई। भाजपा देश को बताना ये चाहती है श्रवण जी, जो आपने भी महसूस किया होगा, कि ये तो पिछड़ा वर्ग का अपमान करने के संदर्भ में हुई है। पूरे देश का जो पिछड़ा वर्ग है उसे अपमानित किया राहुल गांधी ने। कांग्रेस की मानसिकता रही है दलितों के खिलाफ, पिछड़ों के खिलाफ, और साथ में उदाहरण दे रहे हैं कि देखो एक आदिवासी महिला द्रौपदी मुर्मू को जब हम राष्ट्रपति बना रहे थे तब भी कांग्रेस के नेताओं ने कैसी टिप्पणी की थी, और राहुल गांधी को भी सजा हुई है वो पिछड़ा वर्ग का अपमान के संदर्भ में। तो दो विषयों के संदर्भ में आपसे स्पष्टता चाहता हूं, फिर सुरेंद्र जी के पास रुक करूंगा। एक, क्या राहुल गांधी को जेल ही जाना चाहिए, एक, और दूसरा ये कि लड़ाई पिछड़ा वर्ग बनाम कांग्रेस में तब्दील करने की भाजपा की कोशिश, दो पे आपकी टिप्पणी। देखिए भाजपा की कोशिश का तो मैं बयान उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। भाजपा तो कोशिश करती रहती, करना चाहिए जी। वो पार्लियामेंट देखने गए थे प्रधानमंत्री कितना काम पूरा हुआ है जी। तो इसलिए वो उनका काम तो है कि वो ओबीसी को करें, क्योंकि
अब इतने ट्विटर पर चल रहे हैं, आप भी ट्विटर पर रहते हैं, आपने पढ़ा होगा कितने मोदी जो है बनिया हैं, कितने मोदी किस तरह के हैं, कितने ओबीसी क्या हैं। तब आपको तो ज्ञान देने की कोई जरूरत नहीं है जी कि भारतीय जनता पार्टी क्या कर सकती है। जी और मोदी भी जो है, पंजाब में कैसे मोदी हैं, बिहार में कैसे मोदी हैं, गुजरात में कैसे मोदी हैं, मध्य प्रदेश में और छत्तीसगढ़ में कैसे मोदी हैं, वो आपको भी पता है। तो मुझे तो इस विवाद में मत डालिए क्या, और भारतीय जनता पार्टी की इच्छा क्या है उस पर भी मत डालिए। जी मैं केवल एक बात कह रहा हूं कि राहुल गांधी अगर जेल में चले जाते हैं और अगर जाना चाहते हैं, जी अगर आपने कहा कि 9 दिन हो गए, नवरात्रि पूरी हो गई, वो नवरात्रि का अगर इंतजार कर रहे थे तो वो हो गई, तो वो क्यों नहीं जा रहे हैं? जी अगर वो जाना चाहते हैं स्वेच्छापूर्वक, तो उनको जाने क्यों नहीं देना चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी, और आप भी हिमांशु क्यों नहीं जाने देना चाहते हैं? आपको श्रवण जी, क्या अड़चन है मेरी, उस अड़चन को सुरेंद्र राजपूत जी से साझा करता हूं। श्रवण जी को लग रहा है कि राहुल गांधी जेल जाना चाहते हैं, पर मेरी थोड़ी असहमति है राजपूत जी। अगर राहुल गांधी वाकई जेल जाना चाहते थे तो उन्होंने जमानत क्यों ली? जमानत ली मतलब जेल नहीं जाना चाहते। अब इसके साथ में सवाल है कि वो अदालत में अपील क्यों नहीं करते। पर श्रवण जी ऐसा महसूस कर रहे हैं, बहुत अनुभवी पत्रकार हैं, हम लोग तो उनके लिखे पढ़े को ही पढ़ पढ़ कर ही यहां तक पहुंचे हैं। उनका यह कहना है जेल जाना चाहिए, सीधे सीधे उनकी बातचीत से ऐसा समझ में आ रहा है। आपको क्या लगता है? महात्मा गांधी का उदाहरण पुराना हो गया, नेहरू जी की सजा पुरानी हो गई, एक नया इतिहास बनाने का समय है। क्या आपको लगता है कि राहुल गांधी का यह कदम इस देश में लोकतंत्र के संदर्भ में, नागरिक चेतना के संदर्भ में, बदलती हवा के संदर्भ में एक मिसाल हो सकता है? अपने नेता के संदर्भ में क्या सोचते हैं आप? जाना चाहिए? हिमांशु भाई, मैं आपको बड़ी जिम्मेवारी से दो बातें कहता हूं। जी पहली बात तो ये है कि भारतीय जनता पार्टी, और मैं आपको उसमें शामिल नहीं कर रहा हूं, मैं पहले से कह दूं ना, आपके चैनल को शामिल कर रहा हूं, निरपेक्ष भाव से आप बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और उनका साथी मीडिया और उनके साथी समाज के अन्य वर्ग के लोग, चाहे वो वकील हों चाहे वो और लोग हों, ये सारे के सारे जिस नैरेटिव को डालना चाहते हैं लोगों के दिमाग में, अवचेतन मस्तिष्क में, हम उस नैरेटिव के खिलाफ भी लड़ रहे हैं। जी हमने कभी नहीं कहा कि हम संविधान को नहीं मानते, हमने कभी दुराग्रह नहीं किया, हमने कभी ये बात नहीं कही कि हम संविधान का सम्मान नहीं करते। कोर्ट के फैसले से असहमति व्यक्त करना हमारा हक है। कोर्ट हम कब जाएंगे या नहीं जाएंगे ये हमारा अपना व्यक्तिगत हक है, लेकिन इन सारी बातों से ये चीज कतई तय नहीं होती कि हम समाज के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं, ये हम संविधान के लिए क्या लड़ाई लड़ रहे हैं। इससे कोर्ट जाने से कोई मतलब नहीं है। हमारी आज की डेट में संविधान को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए और लोकतांत्रिक मूल्यों को बचाने के लिए, लोकतांत्रिक संस्थाओं को बचाने के लिए और 140 करोड़ के देश के 140 करोड़ लोगों के आत्मसम्मान को बचाने के लिए हम माफी नहीं मांगेंगे। नंबर एक, बहुत साफ सी बात है। नंबर दो, हमें इस सब चीजों को बचाने के लिए जो भी उपलब्ध संसाधन होंगे और जो उपलब्ध विरोध होगा वो सारा का सारा राहुल गांधी करेंगे। उसके लिए उन्हें जो भी कुछ करना पड़े वो सब करेंगे। बहुत जिम्मेदारी के साथ और बहुत विनम्रता के साथ एक सवाल करना चाहता हूं, क्या वाकई माफी मांगना इतना बड़ा गुनाह होता है? आदमी छोटा हो जाता है? एक बयान है, सारे चोरों का नाम मोदी क्यों होता है। क्या आपको नहीं लगता है कि किसी भी मंच से, किसी भी शख्स के द्वारा, किसी भी परिस्थिति में दिया गया ये बयान विचारणीय होना चाहिए, आपत्ति होनी चाहिए, और अगर लगता है कि इस बयान के साथ ठीक नहीं है तो उसमें माफी मांग लेनी चाहिए? थोड़ा आपसे जानना चाहता हूं, विचारवान व्यक्ति हैं, आपके नेता को लेकर सीधे टिप्पणी नहीं चाह रहा, पर मैं आपसे सवाल कर रहा हूं, क्या इसे आप जायज मानते हैं? यार एक बात समझ नहीं आती, ये सारे चोरों के नाम मोदी क्यों होते हैं? आप मानते हैं इसे? इस पे अड़े रहना चाहिए?
फिर से हिमांशु भाई, मैं फिर से कहता हूं, आप एक चीज को आपने एक लाइन ले ली, लेकिन उससे पहले की लाइन नहीं ली। उन्होंने कहा पैसे लेकर के नीरव मोदी भागा चोरी करके, मेहुल चोकसी, ललित मोदी, ये सारे चोरों, और अगर आप और ढूंढेंगे तो और भी आ जाएंगे, ये सारे चोरों के नाम। सोरेन जी, मैं बहुत विनम्रता के साथ सत्य के साथ रहने की कोशिश करता हूं। एक तो मेहुल चोकसी का नाम राहुल गांधी ने नहीं लिया था, उन्होंने जो नाम लिया था वो उन्होंने ये करते हुए किया था, नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री हैं, कहीं भागे भी नहीं हैं, और उन्हें चोरों की संज्ञा दी थी। और उसके बाद में बड़े कौतूहल के साथ में पूछा था, ये जितने भी चोर हैं इनके सरनेम मोदी क्यों होते हैं, और बाकी भी ढूंढिए तो वो भी और मोदी निकल आएंगे। मेरा सवाल है सुरेन जी, आप चाहें तो मौन भी रह सकते हैं, क्या सार्वजनिक जीवन में ऐसे बयान को जायज ठहराया जा सकता है? और अगर इसमें खेद व्यक्त कर लिया जाए तो उससे क्या व्यक्ति छोटा हो जाता है? सवाल केवल इतना है। हाँ बिल्कुल, मैं फिर से कहता हूं कि ये 3 व्यक्तियों के नाम पर भी आप आ जाइए, मुझे नहीं मालूम ये जहां पर बैठे वकील साहब क्या कहेंगे। नीरव मोदी अगर इस बात से आहत हैं तो क्या हम नीरव मोदी से माफी मांगे? नहीं मांगेंगे जी। अगर क्या नाम ललित मोदी इस बात से आहत हैं, भगोड़े हैं, हम माफी नहीं मांगेंगे। नरेंद्र मोदी अगर आपको उनको अपमान लगता है, वो मानहानि का मुकदमा करे हमारी सर आंखों पर, हमारी सर आंखों पर। कम से कम भाजपा पिछड़ों के पीछे छुप करके लड़ना बंद करे। पूर्णेश मोदी जो स्वयं पिछड़ा नहीं है, वो उसका पीछे क्या नाम छुप करके लड़ना बंद करे। मसला यहां पर फिर से आपने बिल्कुल सही कह दिया। मैं तो कहता हूं कि मान की हानि जिसकी हुई है वो मुकदमा करे हमारे सर आंखों पर जी। आप बिल्कुल आ जाइए इसी बात को लेकर के। हम तो कहते हैं इस बात को कि आइए नरेंद्र मोदी जी करें मुकदमा। नरेंद्र मोदी जी मुकदमा करेंगे, सुरपणखा वाला मुकदमा भी होगा, 52 करोड़ की गर्लफ्रेंड वाला मुकदमा भी होगा, मुकदमे जो है रेन कोट पहन करके नहाने वाला भी होगा, बीके हरिप्रसाद। अब दिक्कत यह है सुरेश राजपूत जी, जब आप लोग भावावेश में हो जाते हैं ना तो देश के कानून को भूल जाते हैं। अब आप शूर्पणखा पे मुकदमा करके दिखाइए। कपिल साकला जी मेरे साथ में है, सदन में बोली हुई बात पर कौन सी देश की अदालत में मुकदमा चल सकता है? कपिल साकला जी जरा सुरेश राजपूत जी का ज्ञानवर्धन कीजिए ना। ये रेनकोट वाले बयान पे मुकदमा करना चाहते हैं, वो भी संसद में दिया हुआ बयान है, कौन सी अदालत में मुकदमा चलेगा? बहरहाल एक मुद्दा उठाया है सुरेंद्र राजपूत ने। उन्होंने कहा कि भाई अगर नरेंद्र मोदी को ऐतराज है तो उन्होंने मुकदमा क्यों नहीं किया, और जिसने मुकदमा किया वो पिछड़े वर्ग का नहीं तो भी पिछड़ा वर्ग बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा आप क्यों करते हैं मुकेश त्यागी जी? कहानी कोई और होती है, बताई कोई और जाती है, ऐसा हुनर आप लाते कहां से? नहीं, ये हम देखिए ऐसा है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं है, ये तो कोर्ट का डिसीजन है, इसमें हम क्या बोल सकते हैं? अरे क्या बात कर रहे हैं? पिछड़ा पिछड़ा करके आप जो लगातार पिछले 8 दिन से अखबार भरने की कोशिश कर रहे हैं और टीवी चैनलों पर चित्कार कर रहे हैं और बड़ी मासूमियत से कह रहे हैं इसमें हमारा क्या है? सुरेंद्र राजपूत ने बता दिया, जिसने केस किया वही पिछड़े से ताल्लुक नहीं रखता। आपने पूरी की पूरी पार्टी और राहुल गांधी को पिछड़ों के खिलाफ कर दिया। 2 मुख्यमंत्री अलग अलग मंचों से चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं भैया कहां से पिछड़ा वर्ग विरोधी? मैं भूपेश बघेल पिछड़े से ताल्लुक रखता है, मुख्यमंत्री बना रखा है। अशोक गहलोत जी तो भावुक उससे कह रहे हैं, कैसी बात कर रहे हो, 3-3 बार मुझे मुख्यमंत्री बना दिया। एक ऐसे शख्स को मुख्यमंत्री बना दिया, ये मेरे शब्द हैं, जिसने कभी पार्टी को नहीं जिताया, पर जब भी जीता पार्टी ने तो लाके अशोक गहलोत को शपथ दिला दी। ऐसी पार्टी को आप पिछड़ा वर्ग विरोधी कैसे बता देते हैं त्यागी जी? तो इस हुनर के विषय में थोड़ा बताइए ना। कांग्रेस के रास्ते पे तो हमने बहुत बात कर ली, ये भाजपा जिस रास्ते पर चलती है थोड़ा उस पर रोशनी दें। विषय पकड़ते कैसे, उसे इस तरीके का स्वरूप कैसे देते हैं? इस हुनर के संदर्भ में थोड़ा सुरेंद्र राजपूत जी का ज्ञानवर्धन हो, पार्टी का महत्वपूर्ण हस्ताक्षर है, थोड़ा आपके माध्यम से जानकारी मिलेगी तो शायद अपने यहाँ पर कुछ करें। देखिए ऐसा है कि इसको एक पृष्ठभूमि में देखा जाता है कि जिस प्रकार से इन्होंने बैकवर्ड कम्युनिटी ट्राइबल से राष्ट्रपति मुर्मू का इन्होंने उपहास बनाया कि वो राष्ट्रपत्नी है, ये तो कांग्रेसियों ने कहा है जी। तो वो भी इनके बड़े वरिष्ठ नेता ने कहा है कि राष्ट्रपत्नी। तो ये इनका जो उपहास बनाने का एक संदर्भ, एक पृष्ठभूमि है। और जो आपने कहा है कि ये जो मोदी है ये तेली भी होते हैं, मोदी जैन भी होते हैं,
तो मोदी, हर एक मोदी उसमें प्रधानमंत्री की आप गरिमा को धूमिल कर रहे हैं। जी आप प्रधानमंत्री को चोर कहते कहते थक गए। प्रधानमंत्री ने खुद ही अपने आप को बोले चौकीदार चोर है। फिर अंतोगत्वा आपने जाके सुप्रीम कोर्ट में अनकंडीशनल माफी मांगी। तो ये जो लगातार इनके वक्तव्य आ रहे हैं देश की गरिमा को धूमिल करने के लिए है। तो मैं समझता हूँ कोर्ट ने उसका संज्ञान लिया है और इनके मेलाफाइड इंटेंशन को पकड़ लिया कि ये क्या इनका ये इनका आप एक मुद्दे की बात नहीं कह रहे हैं? जिस व्यक्ति ने केस किया वो पिछड़ा वर्ग से ताल्लुक नहीं रखता था, सुरेंद्र राजपूत जी ने ये तथ्यात्मक बात कही। इसके बावजूद भी आप इस फैसले को, इस बयान को पिछड़े वर्ग के अपमान के तौर पर बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये ठीक है? क्या ये उचित है? क्या ये न्याय संगत है? क्या ये मर्यादापूर्ण है? क्या ये उस ईमानदारी का परिचायक है जिस पर चलने की बात भारतीय जनता पार्टी करती है, जो दीनदयाल उपाध्याय, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी, माननीय मुखर्जी जी के रास्ते पर चलने की बात करती है? क्या तथ्यों के संदर्भ में इस तरीके से प्रस्तुति आप जायज मानते हैं? 303 पे तो पहुंच गए, कहां पहुंचना चाहते हैं? हम तो 400 पे पहुंचना चाहते हैं इस बार इस 2024 रास्ते से, जी आप देखते रहिएगा, इस 400 रास्ते आएंगे से, क्योंकि हैं? इस रास्ते से। इस रास्ते से नहीं, हमारा तो विकास की राजनीति है साहब। ये तो देखिए ऐसा है कि ये अगर राष्ट्रपति का ये उपहास बना सकते हैं तो ये तो मतलब किसी का भी उपहास बना सकते हैं। इसमें मोदी जी भी तो बैकवर्ड कम्युनिटी से आते हैं। देखिए लोक स्टैंडर्ड को लेकर के तो मुझे लगता है शंकरा जी बताएंगे किसी का भी लोक स्टैंडर्ड। अभी ललित मोदी भी लंदन में बैठ कर कह रहे हैं कि मैं राहुल गांधी को लंदन में बुलाऊंगा। उनकी भी वो भी अपना एक लीगल रिकोर्स की बात कर रहे हैं। तो किसी भी मोदी की आहत हो सकती है। फिर तो जुडिशियल कॉग्निजेंस है कि आहत होनी चाहिए कि नहीं होनी जी बाकी मोदी के संदर्भ में चिंता करते करते ललित मोदी के लिए भी चिंतित हो गए और बोल रहे हैं कि ललित मोदी की भी भावनाएं आहत हो गई। बहरहाल मैं कपिल सांगला जी अब आखिरी दौर की बातचीत के लिए आपके पास रुक करता हूं। कुछ टिप्पणियां आपके बयान के संदर्भ में श्रवण जी की थी। एक तो आप उस पर कुछ हस्तक्षेप करना चाह रहे थे, उन आपत्तियों को सुनना चाहेंगे, और दूसरा आपसे जानना चाहेंगे कि अगर निर्धारित समय के अंतर्गत राहुल गांधी अपील के तहत राहत हासिल नहीं करते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे? थोड़े इसके विषय में भी आप हमें जानकारी दें। जी, ये पहली बात तो जो श्रवण जी थे, शायद मैं इनसे पहले मिला नहीं हूँ, मेरी गलती है, पर मेरे ख्याल से ये कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन से ज्यादा अच्छी तरह कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे थे। अच्छी बात है, पर इन्होंने एक बहुत गलत बात बोली कि मैंने ये बोला कि राहुल के पास कोई डिफेंस नहीं है, मैं इस तरह से बोल रहा था। मैंने ये नहीं बोला। मैंने कहा जो मैंने पढ़ा है उसके हिसाब से जो डिफेंस है वो मुझे वीक लगा, मैंने ये कहा। तो ऑफ कोर्स लीगल डिफेंस भी बड़ा अच्छा डिफेंस हो सकता है बड़े बड़े वकील ले आए जो लीगल डिफेंस पे खेल जाए, ऑफ कोर्स कर सकते हैं। तो मैं इसमें कोई बोलने वाला नहीं हूं। मैंने बस ये बोला कि ट्रायल कोर्ट में एक पर्टिकुलर तरीके से केस लड़ा जाता है, उस तरह से केस नहीं लड़ा गया। ये पहली चीज। दूसरी चीज ये है कि ये बोला गया कि उनका राइट है कि वो केस करे, कि वो अपील में जाए ना जाए। ऑफ कोर्स उनका राइट है, परंतु आप उसके बेसिस पे जुडिशरी को तो खराब मलाई नहीं कर सकते ना, उसको तो नीचा नहीं दिखा सकते। आप ये नहीं कह सकते कि ये कैसे ऑर्डर पास कर दिया। अरे उसकी मर्जी है, जज साहब की मर्जी, उन्होंने लॉ देखा और लॉ के हिसाब से अपना ऑर्डर पास कर दिया। अगर आपको तकलीफ, आप अपील कर रहे हैं, अब अपील भी नहीं करना चाह रहे हैं और आप उनको बुरा भी कह रहे हैं, ये तो नहीं हो सकता। ये तो डुअलिटी वाली बात हो गई ना, ये तो आप दो तरफा बातें कर रहे हैं। और तीसरी बात देखिए, कोई इतनी बड़ी कोई इशू है नहीं। 3 साल से जब कम की सजा होती है, आदमी पढ़ा लिखा होता है, तो वैसे भी वो सस्पेंशन जो होती है, ऐसा तो नहीं होता कि जेल में चले जाता है, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल आप उसमें भी ये बोलते हैं कि जी मैं बॉन्ड भी नहीं भरूंगा, आप मुझे अंदर ही भेजिए, आप बहुत मेहनत करें कि मुझे अंदर भेजो, तो एक अलग बात है। बट अदरवाइज बहुत सारी लीगल प्रोटेक्शन होती है। तो वैसे कोई हाई तौबा वाला केस है अभी हुआ नहीं। हाई तौबा सिर्फ इसीलिए कि हम सारे के सारे देख रहे हैं कि राहुल जी अपील नहीं कर रहे, उनको कर लेना चाहिए, और शोर बहुत मचाया जा रहा है अलग अलग चैनल्स में इसके बारे में। तो मैं सोच रहा हूँ कि भैया बात खत्म कर लीजिए, अपील कर लीजिएगा तो आसानी हो जाएगी थोड़ा सा। फिर आप बोलते रहिए जो आप बोल रहे हैं, हमें सारी लॉ वाली बातें नहीं बोलनी पड़ेगी। तो ये मेरा ख्याल है जी, ये लीगल पोजीशन यही है। और जो गर्ग साहब ने बोला वो मैं उनसे अनफॉर्चुनेटली सहमत नहीं हूँ। मैं उनसे अलग चैनल में कभी मिलूंगा तो जरूर समझूंगा कि ये कांग्रेस के हैं या मतलब जनरली। मैं आपको थोड़ी सी जानकारी देता हूँ कि कपिल सांगला जी, श्रवण जी को कभी किसी के साथ मत समझने की भूल कर लीजिएगा। श्रवण जी हमारे पत्रकारिता जगत के सबसे निर्मम शख्स के तौर पर ख्यात हैं और हमेशा बहुत ही कड़वे तरीके से बात कहने के लिए ख्यात है। वर्तमान में देश के हालातों को लेकर उनकी नाखुशी है,
देश की वर्तमान नीतियों को लेकर उनकी नाखुशी और वो नाखुशी को व्यक्त करने का साहस रखने वाले जो चुनिंदा लोग हैं, उनमें से एक सम्मानित नाम श्रवण गर्ग जी का है। तो आप उनके संदर्भ में भरोसा रखिए, जितनी मेरी उम्र नहीं उससे ज्यादा की उनकी पत्रकारिता है। तो इसलिए मैं आपको आशान्वित कर रहा हूं, आप उन्हें कांग्रेस के प्रवक्ता न देखें। कांग्रेसियों को भी उस कटुता का एहसास रहता है जब श्रवण जी का मुंह खुलता है। बहरहाल मेरा विषय जो आपसे जानने का था वो ये था कि 30 दिन का समय है, अब मान लीजिए वो 28 दिन 29वें दिन अगर अपील करते हैं तो क्या उनको वैसा संरक्षण रहेगा जो अभी 30 दिन तक उनकी सजा मुलतवी है, जमानत पर वो है? इसके संदर्भ में थोड़ा बताइए ना, क्योंकि केवल आपने आज अपील की, क्या उसी के साथ तुरंत राहत मिल जाती है या इसके संदर्भ में संभावना है? दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक ये होता है कि जो ट्रायल कोर्ट होती है जब सजा सुनाती है तो सजा के बाद आपको, क्योंकि ये छोटे ऑफेंसेस होते हैं तो इसमें आपको ऑटोमेटिकली राइट दे देती है अपील का। इसमें दो चीजें करती है, एक करती है सस्पेंशन ऑफ सेंटेंस, जिसमें कहती है कि आपको सजा भी रोक देती है, आप जाइए, और एक होता है कन्विक्शन रोक देना। जी, कन्विक्शन होता है तो जब तक कन्विक्शन नहीं रुका जाता तब तक ही आपको कोई भी जो आपका राइट है अगर ले लिया गया हो तो वो आपको तब तक नहीं मिल सकता जब तक कन्विक्शन नहीं रोकी जाती। तो अपील जब फाइल होगी तो आप एप्लीकेशन लगाएंगे कि जी मेरे जो सेंटेंस है उसको तो आप सस्पेंड कर ही रहे हैं, पर मेरी कन्विक्शन को भी सस्पेंड करिए। ये नवजोत सिंह सिद्धू साहब की एक जजमेंट थी, सुप्रीम कोर्ट से ये ऐसा ऑर्डर आया था और ये जो ये डिफरेंस था ये उस तरह से दिया गया था। तो ये जब तक नहीं होता तब तक राहुल जी को ये बेनिफिट नहीं मिल सकता कि वो अपने जो राइट्स हैं, पॉलिटिकल राइट्स हैं, उसको इख्तियार ना कर सके। उस चीज के लिए उनको अपनी कन्विक्शन भी स्टे करानी। संस्था की बहाली के लिए उनके पास में अपील और अपील के माध्यम से अपने को दोषी ठहराए जाने के संदर्भ में जो आदेश है उसे स्थगित कराने की राहत हासिल करना, यह बेहद जरूरी है। अब मैं श्रवण जी वापस आपके पास आखिरी बातचीत के लिए आ रहा हूं। आपको लग रहा है राहुल गांधी को जेल जाना चाहिए, पर मेरा सवाल आपसे जो है, जो मैंने सुरेंद्र जी से भी किया था, पर सुरेंद्र जी टाल जा रहे हैं मेरी बात को। अगर राहुल गांधी वाकई जेल जाने के लिए तैयार होते तो जमानत क्यों लेते? ये तो सवाल है ना। मैंने कोई ये नहीं कहा कि जेल जाना चाहिए, जेल जाएंगे। मैं जो आज देख रहा हूँ, तो जो परिस्थिति देख रहा हूँ उसके बारे में कह रहा हूँ जी। मुकेश जी ने जो कहा कि हम 400 पर पहुंचेंगे इस बार, निश्चित रूप से पहुंचेंगे। एक एक करके सारे लोग अंदर जाएंगे, पूरा विपक्ष चला जाएगा और 400 क्या 542 होने वाले हैं। वही तो खतरा है देश में कि ये जो जुबान बोल रहे हैं वो तानाशाही की जुबान बोल रहे हैं। मैं दो तीन चीजें बोलना चाहता हूँ जी। आपने पूछा कि माफी क्यों नहीं मांगते जी। इसका जवाब राहुल गांधी ने दे दिया है जी कि मैं गांधी हूं। आगे का सेंटेंस मैं नहीं कह रहा हूं, आप भी जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि आगे श्रवण जी इसमें मुझे आपकी टिप्पणी चाहिए। ये गांधी 2019 के बाद हुए क्या? चौकीदार चोर है नारे के संदर्भ में हलफनामा है बिना शर्त माफी का, वो किसने मांगी थी? क्या उस नाम के साथ में गांधी नहीं जुड़ा हुआ था? देखिए, अपन अभी इस बहस को छोड़ दें हिमांशु जी, ये आप अलग दिशा में ले जा रहे हैं। जी। दूसरा ये कि राहुल गांधी क्या करेंगे जी, ये 5 अप्रैल को तय होगा। जी। 2019 को उन्होंने कर्नाटक के कोलार में जो भाषण दिया था, जी, जहां से पूरा विवाद चला है, जी, वो कोलार पहुंच रहे हैं 5 तारीख को। अपने कन्विक्शन के बाद पहली बार वो कोलार जा रहे हैं जी। और वहां वो बताएंगे कि उनको वो क्या करने वाले हैं। एक चीज जो मैं और कहना चाहता हूं, जो अदालत की बात हम लोग कर रहे हैं, बंगले की बात कर रहे हैं, लाल कृष्ण आडवाणी 30 पृथ्वीराज रोड पर सरकारी बंगले में किस हैसियत से रह रहे हैं? हमें इसका जवाब किससे मांगना चाहिए? देश को। ये मतलब मैं खुला छोड़ रहा हूं इसको। जी। दूसरा सवाल मैं ये पूछ रहा हूं कि मोहम्मद फैजल नाम के लक्षद्वीप के एक सांसद हैं, जी, जो एनसीपी के सांसद रहे, जी, उनको मर्डर के एक मामले में
उनकी लोकसभा की सदस्यता खत्म हो गई, जी। कर दी गई। उनकी सदस्यता पर केरल हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया, उनके कन्विक्शन पर। जी। लोकसभा सेक्रेटरीएट ने 2 महीने तक उनकी सदस्यता बहाल नहीं की। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले जब वो सुप्रीम कोर्ट में गए और सुप्रीम कोर्ट में अपील की उन्होंने, उसके बाद उनकी सदस्यता रिस्टोर हो गई। हमको इस चीज को समझना चाहिए कि ये जो चल रहा है वो क्या चल रहा है। ये बड़े महत्वपूर्ण टिप्पणी श्रवण जी ने दी है। श्रवण जी, मेरा समय समाप्त हो रहा है, पर आपने 2 मूलभूत प्रश्न उठाए हैं। मुकेश त्यागी जी के लिए सवाल है, और मुकेश त्यागी जी के लिए नहीं, जो जिम्मेदार जगहों पर बैठे हैं उनके लिए आपके द्वारा सवाल उठाए गए हैं। अगर वाकई लोकतंत्र मजबूत है, अगर वाकई लोकतंत्र निष्पक्ष तरीके से चल रहा है, तो इन श्रवण जी के द्वारा उठाए गए दोनों सवालों के उत्तर क्या मिल जाएंगे? और अगर इसके उत्तर मिल जाएंगे तो भरोसा बना रहेगा कि देश में लोकतंत्र है और पूरी मजबूती के साथ है। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस को अपने रास्तों के संदर्भ में स्पष्टता लाने की जरूरत है। अगर एक अदालत के फैसले को लेकर उसकी असहमति, जैसा सुनील राजपूत जी बता रहे हैं, तो वो असहमति तर्कों के साथ देश के सम्मुख आनी चाहिए और ऊपर की अदालत में अपील होनी चाहिए, या इस फैसले को सही मानते हुए इस सजा को भुगतने के लिए राहुल गांधी ने तैयारी कर ली है। उत्तर के संदर्भ में श्रवण जी ने कहा है 5 तारीख को पता चलेगा, तो हम 5 अप्रैल का इंतजार करेंगे और जो भी फैसला हमारी समझ में आएगा उस पर बात करेंगे। आप चारों मेहमानों का लेकिन बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस दिलचस्प चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। समय है आज के शेर का। कमाल का हमारा आज का शेर है, कहता है कि वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, वक्त रहता नहीं कहीं टिककर, आदत इसकी भी आदमी सी है। गुलजार ने क्या कमाल की पंक्तियां की। अब किसके लिए कहीं, कि आप दिमाग लगाते रहिए और मुझको याद दीजिए। फिर मिलेंगे आपसे सोमवार को चर्चा में। तब तक के लिए सलाम।